हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद कोचिंग क्लासेस 2.0 में। अब आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। आपको इस क्लास की पीडीएफ के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल आज़ाद कोचिंग क्लासेस 2.0 को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आज हम इस लेसन को पूरा पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कौन सी चीज़ें इससे हमारी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और हर चीज़ को बहुत आसानी से समझने वाले हैं। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात की जाए तो क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, यानी कि एक और एक से अधिक, एक पदार्थ जैसे कोई एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है, दोनों मिलकर किसी एक नए पदार्थ का, दोनों आपस में मिल जाते हैं, कोई एक नया पदार्थ मिलकर तैयार हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, हमारा जो पहला पदार्थ है और दूसरा पदार्थ मिलकर जो इसका निर्माण करते हैं, जो बनकर तैयार होता है वो पदार्थ वो भौतिक गुण और उस रासायनिक गुण उस पदार्थ के क्या होते हैं, पहले पदार्थों से बिल्कुल अलग होते हैं। अगर इसका कोई एक उदाहरण ले लेते हैं कि उदाहरण की अगर बात की जाए, जैसे कि मान लेते हैं हम किसी मैग्नीशियम धातु को हम जल के साथ किसी मैग्नीशियम धातु को जब हम वायु में जलाते हैं, किसी मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं और इसको वायु में जलाते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफ़ेद चूर्ण बन के तैयार हो जाता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम उसकी वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बन के तैयार होता है, एक सफ़ेद चूर्ण बन के तैयार हो जाता है। वही इस पदार्थ के हमारे भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। Mg की बात की जाए तो ये क्या है, मैग्नीशियम होता है। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, और O क्या है, ऑक्सीजन। और इन पदार्थों को कहते क्या है, जिन पदार्थों से मिलकर किसी तीसरे का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और जिनसे किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि उनको क्या कहते हैं, अभिकारक। यानी कि हमारे ये जो मैग्नीशियम है और जो ये ऑक्साइड है, ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों अभिकारक है और इन्होंने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है, तो ये हमारा क्या हुआ, उत्पादक हुआ। तो अगर बात की जाए, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लेते हैं हमारी कोई अभिक्रिया अगर हो रही है, उसमें हमारा कार्बन भाग ले रहा है, तो कार्बन को हम C से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा प्रतीक उसका हुआ। उस समीकरण का क्या हो जाएगा, हमारा प्रतीक या सूत्र कहलाता है। जैसे कि ऑक्सीजन भाग ले रहा है तो ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं, यानी कि उसमें जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उनको उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन करते हैं, उनके नामों से नहीं। अगर उनके नामों द्वारा लिखा हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया में चला जाएगा, लेकिन उनके प्रतीक अगर लिखे हुए हैं तो किस में चले जाते हैं, रासायनिक समीकरण में चले जाते हैं। अब अगर बात की जाए इसका एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का ले लेते हैं, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। अब अगर बात की जाए, जैसे हमने ये मीथेन है और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, इनको हमने इनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन किया है, मतलब हमारा ये क्या बनके तैयार हो रही है, रासायनिक समीकरण बनके तैयार हो रही है। अब ये हमारी दोनों की अपक्रिया करवाते हैं तो हमारा क्या बनके तैयार होगा, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और क्या आ जाएगा, जल उत्पन्न होगा। अब अगर देखें तो हमारे ये जो जिनसे हमारा ये जो हमारे पदार्थ हैं जो एक अभिक्रिया करते हैं, वो हमें क्या कहलाते हैं, वो हमारे अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और अब इनकी क्रिया से जिसका निर्माण होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम उत्पादक कहते हैं। यानी कि ये हमारे क्या है, उत्पादक है। क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ, जैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया, इसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन कौन से, मीथेन है और ऑक्सीजन। प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक, यानी कि हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, तथा उत्पन्न पदार्थ उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि जो हमारी इन दोनों की अभिक्रिया से जो उत्पन्न हुए उनको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। इसी तरह से अब इसको हम लिखने के लिए हमें क्या क्या होना चाहिए, इसके कुछ हमारे गुण होते हैं, उनको हम भी देख लेते हैं। अब देख लेते हैं रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक एवं उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। जैसे कि हमें किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन को लिखना है तो ऑक्सीजन का हमें प्रतीक याद होना चाहिए कि O से प्रदर्शित करते हैं। अगर हाइड्रोजन को लिखना है तो हाइड्रोजन का प्रतीक याद होना चाहिए कि हम H से प्रदर्शित करते हैं। अगर नाइट्रोजन को लिखना है तो
N, कार्बन को लिखना है C। इस तरह से हमें सभी के अणु सूत्र ज्ञात होने चाहिए। रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि उनको हम सदैव उनके आणविक रूप में ही लिखते हैं और हमेशा उनके सूत्रों द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। अब अगर देखें संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, यानी कि हमारा ये एक तरफ, एक पक्ष में इस तरफ हमें बाएं हाथ तरफ क्या होते हैं? हमारे ये अभिकारक कहलाते हैं, दूसरी तरफ क्या कहलाते हैं? ये हमें उत्पादक कहलाते हैं। जिसके दोनों पक्षों में, यानी कि अभिकारक की ओर और उत्पादक की ओर परमाणुओं की संख्या, यानी कि यहाँ पे सोडियम के परमाणु जितने होने चाहिए उतने ही सोडियम के परमाणु यहाँ भी होने चाहिए, संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि अगर इसके हिसाब से देखें तो हमारे अभिकारकों की ओर और उत्पादों की ओर हर परमाणु की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। या अब देख लेते हैं हमें इसमें हमें किस तरफ कौन से कितने परमाणु उपस्थित हैं, संतुलित है ये या नहीं। अगर देखें तो यहाँ पे सोडियम इस तरफ हमें अभिकारकों की तरफ कितने दिए गए? 1 दिया गया है। सोडियम कितना है? 1 है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन कितने दिए? H2 दिया, यानी कि हाइड्रोजन हमारा कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सीजन इधर कितने? इधर ऑक्सीजन हमारा कितना है? 1 है। अगर दूसरी साइड बात करें, यहाँ पे हमें कौन से कितने परमाणु दिए गए हैं, तो अगर देखें तो सोडियम कितना दिया गया है? सोडियम हमारा 1 दिया गया है। सोडियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन अगर गिने तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने? 1 यहाँ पे, 2 यहाँ है, कितने हुए? 3। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा केवल 1 है। अब देखें कि हमारा ये संतुलित है। देखें तो सोडियम तो हमारा बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो हम परमाणु को, इसमें जो परमाणु हो उसमें बढ़ा सकते हैं लेकिन कम नहीं कर सकते। तो हमें ये समीकरण दी गई, इसको हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको हम हर परमाणु को हमारा बराबर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले बराबर करने के लिए क्या करते हैं? अगर देखें तो हम यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं तो 2H2O, ये 2 और 2, ये वाला 2 और ये 2 आपस में किसमें हो जाएंगे? गुणा में, इसका और इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन इधर कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे हमारे 4। अब अगर देखें इधर हम हाइड्रोजन 4 करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन अगर 4 करने के लिए देखें तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। अगर जब यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हमें सोडियम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। सोडियम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और ये 2 इसके साथ भी जाएगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। और यही 2 हमारा हाइड्रोजन के साथ भी जाएगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, हाइड्रोजन हमारे कितने हो जाएंगे? 4। अब अगर देखें यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन तो हमारे 4 हो गए, 2 का इसके साथ भी हो गए तो ऑक्सीजन भी हमारे 2 हो गए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे दोनों तरफ बराबर हो गए। अब अगर बात की जाए सोडियम अभी संतुलित नहीं है तो क्या कहते हैं? सोडियम के साथ भी यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। तो हमारे सोडियम भी कितने हो जाएंगे? सोडियम भी बराबर हो जाएंगे। जब अभिकारकों की ओर और उत्पादों की ओर दोनों तरफ हमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो ऐसे ही समीकरणों को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसा कि परिभाषा में लिखा है, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, यानी कि अभिकारकों की ओर, उत्पादकों की ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसी तरह से आप संतुलित कर सकते हैं। हर परमाणु में जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन दर्शाए जा रहे हैं तुरंत लिख दीजिए, दूसरी साइड भी लिख के उनको आप बराबर कर सकते हैं आसानी से। अब देख लेते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के महत्व कौन कौन से होते हैं। पहला महत्व होता है कोई भी रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं अपक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के बारे में जानकारी देती है। यानी कि हम जब रासायनिक अपक्रिया करवाते हो, अगर उसमें हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो जो बन के तैयार होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बारे में हमें रासायनिक समीकरण से पता चलता है कि किन अभिकारकों से मिलकर कौन सा उत्पाद हमारा निर्मित हुआ है। दूसरा पदार्थ क्या लिखा हुआ है, इससे अभिकारक एवं उत्पाद के अणुओं में परमाणुओं के संगठन की व्यवस्था का पता चलता है। यानी कि उसमें दर्शाया जाता है कि कौन से 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में किस तरह से संगठित रहते हैं। और इससे अणुओं की संख्या एवं द्रव्यमान के आपेक्षिक अनुपात का ज्ञान होता है। यानी कि इसमें हम रासायनिक समीकरण में उसमें जो अणु जितने होते हैं उनके बारे में पता चलता है कि इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, कौन से अणु उनका भार कितना है, उसके द्रव्यमान के बारे में रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें पता चलता है। अब क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की प्रकृति का पता चलता है। रासायनिक समीकरण से हमें उसकी प्रकृति का पता चल जाता है कि वो ठोसी अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था में या फिर तुम्हारा कोई द्रव्य की अवस्था में है। इस तरह से हमें पता चल जाता है। अब क्या दिया है, रासायनिक समीकरण द्वारा रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त या निर्मित गैसीय पदार्थों के आयतन का ज्ञात होता है। यानी कि इसमें हमें पता चल जाता है कि जो गैसीय पदार्थ निर्मित हुए हैं उनका आयतन कितना है। और देखा होगा आपने कुछ पदार्थों में उसमें ऊष्मा की मात्रा के रूप में तुम्हें किलो कैलोरी के रूप में भी दे दिया जाता है। इसमें हमें क्या कहते हैं, गैसीय आयतन पता चल जाता है कि कौन सा गैस का
आयतन कितना है और वो निर्मित हुआ है या फिर उत्पाद के अभिकारकों के साथ में पहले से ही प्रयुक्त था। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि रासायनिक समीकरण में क्या क्या होता है। पहले तो उसके उत्पादों के बारे में पता चल जाता है, उसके द्रव्यमान के बारे में पता चलता है, परमाणुओं की संख्या को भी देख सकते हैं और उसके अलावा हम उसकी प्रकृति का पता चलता है, ठोस है, गैसीय है या फिर द्रव्य अवस्था में, या फिर इसके अलावा उसमें प्रयुक्त निर्मित या फिर गैस के बारे में पता चल जाता है कि उसमें जो हमारी गैस पहले से थी या फिर उत्पाद बनने पे अभिकारक से जब उत्पाद बने हैं कोई भी पदार्थ तो उसमें हमारी गैस निर्मित हुई या वो अभिकारकों के साथ पहले से ही थी, इसका भी हमें इसी में पता चल जाता है। देखते हैं इसके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक समीकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको भी देख लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ये रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों की बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषित और ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। अब अगर देखें संयोजन अपक्रिया होती क्या है? संयोजन अपक्रिया वो होती है जिसमें हमारे एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयोजन। जैसे कि हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं और हाइड्रोजन को ले लिया प्लस ऑक्सीजन को ले लिया तो ये मिलके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करेंगे, दोनों मिलके किसी तीसरे का निर्माण करते हैं, यानी कि H2O जल का निर्माण करते हैं। तो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी रासायनिक वो कौन सी अपक्रिया कहलाती है? तो संयोजन अपक्रिया कहलाती है। अब अगर इसी को हम उल्टा कर दें, यानी कि 2H2O उनको हम उल्टा करके कर दें, इसका जब अपक्रिया कराते हैं तो हमारे ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। यानी कि संयोजन अपक्रिया में क्या होता है? जो अभिकारक होते हैं उनका योग होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। और अगर वियोजन की बात करें तो इसमें वियोजन या अपघटन, इसको और क्या कहते हैं? अपघटन भी कहते हैं। यानी कि इसमें वियोजन में क्या होता है? हमारा एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। अब अगर विस्थापन या प्रतिस्थापन की बात करें, विस्थापन या प्रतिस्थापन में क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील पदार्थ जो होता है, अगर हम दो क्रियाशील पदार्थ ले लेते हैं तो अगर उसमें जो अधिक क्रियाशील होता है वो क्या कहते हैं? कम क्रियाशील पदार्थ को हटा के खुद उसकी जगह पर स्थापित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब अगर ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की बात करें तो इसमें ऊष्माक्षेपी में हमारी जो ऊष्मा होती है वो निर्मुक्त रहती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। अब अगर बात करें इसकी ऑक्सीकरण तथा अपचयन की, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है। और यानी कि हम दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन पृथक हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और अपचयन में हमारा हाइड्रोजन इनका योग हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाता है। अब इनको हम डिटेल के साथ देख लेते हैं। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण, इनको हम कॉपी पे लिखने और याद करने के हिसाब से आसानी से देख लेते हैं। हम देख लेते हैं संयोजन और वियोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी कि रासायनिक अपक्रिया कौन सी होती है? उस तरह की रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 पदार्थ जैसे ये हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, यानी कि आपस में मिलकर किसी एकल पदार्थ का, यानी कि केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। यानी कि जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक नए पदार्थ का, केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। याद रखना है अभिकारक की तरफ हमारे 2 या 2 से अधिक पदार्थ होने चाहिए, अभिकारक की तरफ 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं और उत्पादक में केवल एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया। अब अगर बात की जाए वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें बाहरी कारकों के प्रभाव द्वारा, यानी कि उसमें जो बाहरी कारकों का प्रभाव पड़ता है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, उसकी वजह से जो हमारी अपक्रिया होती है, जो हमारे समीकरण होते हैं, जो हमारे तत्व होते हैं, वो 1 या 1 से अधिक 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। इसी को हम अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं। अब ये अगर बात की जाए वियोजन अपक्रिया हमारी किस तरह से होती है, तो वियोजन अपक्रिया हमारी 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? प्रकाश से होती है, ऊष्मा से होती है और आपकी प्रकाश से, ऊष्मा से और विद्युत से। किस प्रकार से होती है? प्रकाश से की जाती है वियोजन अपक्रिया और विद्युत से होती है और ऊष्मा से होती है। अब आपको याद रखना है, जैसे कि हमने संयोजन में पढ़ा हुआ रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी कि संयोजन में 2 पदार्थ मिलकर किसी एक का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। और जब अगर इसी का उल्टा अगर देखें तो वियोजन में क्या होता है? एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा। इनको याद रखना है। अब इनके बारे में भी देख लेते हैं, ये प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत होते किस तरह से।
क्या लिखा हुआ है, वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। अब अगर बात करें ऊष्मीय अपघटन की, तो ऊष्मीय अपघटन क्या होती है? जिसमें कोई यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट दिया है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या हुआ है? 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो गया है, उसको ही क्या कहते हैं? हमारी वियोजन अपक्रिया कहते हैं। अब अगर बात करें प्रकाश अपघटन की, तो प्रकाश अपघटन क्या होता है? प्रकाश अपघटन में क्या होता है? जिसमें सूर्य के प्रकाश द्वारा कोई पदार्थ हमारा 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन कहते हैं। अब अगर बात करें विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटन क्या होता है? जिसके किसी जलीय विलयन में, यानी कि हमारा कोई पदार्थ ले लेते हैं जो जलीय हमारा द्रव्य के रूप में है, उसमें हम जब विद्युत का प्रवाह करते हैं तो वो हमारा पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। अब अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं प्रकाश के अपघटन में। क्या लिखना है प्रकाश अपघटन में? जब कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन कहते हैं। और अगर विद्युत अपघटन में लिखना है तो विद्युत अपघटन में क्या लिख सकते हैं? जब किसी जलीय विलयन में विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो वह 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। अब देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, यानी कि हम सिंपल से अपने नॉर्मल लाइफ के हिसाब से देखते हैं। क्या होता है कि हम जैसे कि क्लास को ले लेते हैं, आपस में बैठते हैं, तो जो अधिक ज़्यादा शक्तिशाली होता है वो कमज़ोर को हटा के खुद उसकी जगह पर बैठ जाता है। वही काम इसमें बताया गया कि प्रतिस्थापन या विस्थापन में क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं या विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब अगर बात की जाए प्रतिस्थापन या विस्थापन की, तो ये 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। एकल विस्थापन में क्या होता है? एकल विस्थापन एक तत्व को हटाकर स्वयं उसकी जगह स्थापित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? एकल विस्थापन। अगर द्वि विस्थापन की बात की जाए तो क्या होते हैं? 2 तत्व एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, एक को हटाकर वो दूसरे के स्थान पर स्थापित हो जाता है और दूसरा पहले के स्थान पर स्थापित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? उभय अपघटन या फिर द्विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल आज़ाद कोचिंग क्लासेस 2.0 को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।